मैथ रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग घातांक और करणी चैप्टर के कुछ सीरीज से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए, पहला प्रश्न इस प्रकार से है, √5, फिर उसका √5, फिर उसका √5, फिर √5, इस तरह से इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, अनंत तक दिया हुआ है। ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बिल्कुल आसान प्रश्न होते हैं। केवल ये देखना होता है कि जो करणी है, करणी के अंदर करणी, फिर उसके अंदर करणी, फिर उसके अंदर करणी, और अंक सभी डिजिट सब एक ही रहें और अनंत तक रहे। तब जो डिजिट रहते हैं, जो संख्या दी हुई रहती है, वही संख्या, यानी कि यहाँ पर संख्या 5 दी हुई है तो 5 का 5 ही आंसर हो जाता है। केवल कंडीशन याद रखने हैं, शर्त याद रखने हैं कि किस शर्त में ये होता है। जब करणी के अंदर करणी हो, संख्या सब जगह एक ही हो और अनंत तक हो, तब ऐसे स्थिति में 5 का 5 ही आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन में ये 5 है, तो इस तरह से ये पहला ऑप्शन सही हुआ। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए ऐसा होता है कि जब इस पूरे श्रृंखला को x मान करके हम लोग जब सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, अगर x इक्वल इस तरह से हम लोग √5 और इस तरह से √5, इस तरह से √5, अगर इसको हम लोग ऐसे मान करके सॉल्व करेंगे, इसको x मान करके जब इसको वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ ऐसे करेंगे, तब इस स्थिति में ये क्या होगा कि इधर x² बनेगा और इधर 5 बनेगा। ये करने से एक फ्री हो जाएगा और फिर यहाँ बाकी पर चूंकि इन्फिनिटी का इन्फिनिटी ही रह जाता है, इसलिए x लिख देंगे। और तब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स, x² को x इंटू एक्स और 5 इंटू एक्स, और x कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल बचेगा आपका 5। इसलिए ऐसा होता है, मैंने बता दिया। हालांकि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में यही देखना है कि अगर करणी के अंदर करणी है, संख्या सब जगह एक समान है, अनंत तक है, तो जो संख्या दी हुई है वही उसका आंसर होता है। आइए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरे प्रश्न में यहां पर देखिए, यहां करणी के अंदर करणी दी हुई है, लेकिन यहां अनंत नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है। तो देखेंगे कि कितनी करणियां हैं यहां पर संख्या कितनी है, 1 2 3 4, कुल 4 संख्याएं हैं और करणी भी 4 है। तो हम लोग इससे ऐसे केस में क्या होते हैं, इसका एक सूत्र होता है। सूत्र ये होता है कि अगर करणी के अंदर इस तरह से ए रहे, इस तरह से ए रहे, ऐसे में अगर ए रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए क्या होता है कि a टू द पावर a के आधार पर 2 का पावर n लिखते हैं। a के आधार पर 2 का पावर हम लोग n लिखते हैं और इसमें से -1 कर देते हैं, फिर नीचे हर में 2 का पावर n देते हैं। तो इस आधार पर यहाँ पर जो है, यहाँ 7 है, 7 के आधार पर हम लिखेंगे 2 के पावर कितना, देखेंगे n के स्थान पर ये रहेगा, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 हैं, तो 2 के पावर हम लिख देंगे 4 और फिर -1 और फिर 2 के पावर 4। तो ये कितने हो जाएंगे, 7 के आधार पर 2 के पावर 4 का मतलब होगा 16, और 16 में से एक माइनस और फिर नीचे 2 के पावर 4 मतलब 16। तो इस तरह से हो रहा है कितना, 7 के आधार 7 पर पावर बन रहे हैं, 16 में से एक गया 15 और नीचे बचा 16। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 15/16, 7 का 15/16, ऑप्शन देखेंगे 7 का 15/16, ये सी नंबर ऑप्शन है। तो ये इस प्रश्न का हल हुआ। तीसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरे प्रश्न में ये देखना होता है कि इसमें करने के अंदर प्लस चिन्ह, माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी प्लस, एक टर्म में प्लस, दूसरे टर्म में माइनस का भी प्रयोग होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताएंगे। अभी जो क्वेश्चन है इसमें ये है कि √30 फिर प्लस √30 इस तरह से दिया हुआ है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो दी हुई संख्या होती है, ये जो संख्या दी हुई होती है, इस संख्या का 2 गुणनखंडन, 2 फैक्टर हम लोग ऐसे करते हैं कि उन दोनों के बीच में 1 का अंतर रहे। 2 गुणनखंडन ऐसे करेंगे कि उनके दोनों के बीच में 1 का अंतर रहे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 30,
30 का हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 6, 5 छक 30, और 6 और 5 के बीच में डिफरेंस जो है वो 1 का है, डिफरेंस भी 1 का है। अगर चिन्ह प्लस दिया हुआ है, ये से प्लस दिया हुआ है, तो अगर चिन्ह प्लस का है तो बड़ा गुणनखंडन, ये बड़ा गुणनखंडन जो है ये आंसर होता है, 6 आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी है, तो ये 6 इसका आंसर होगा। अगर गुणनखंडन माइनस रहता, यदि गुणनखंडन यदि चिन्ह ये जो प्लस रहे, प्लस, तो बड़ा गुणनखंडन आंसर होता है आंसर। यदि माइनस हो, माइनस, तो छोटा गुणनखंडन आंसर, छोटा गुणनखंडन आंसर होता है आंसर। ये होता है इसके ट्री। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए चौथे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। चौथे प्रश्न में मैंने जैसे कहा कि अगर चिन्ह माइनस हो तो यहाँ पर चिन्ह जो है माइनस दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो इसका हम लोग 2 फैक्टर करेंगे 102 से। तो 2 फैक्टर हम लोग करेंगे, एक होगा 10 और दूसरा होगा 11। यहाँ पर चिन्ह चूंकि माइनस का है तो छोटा गुणनखंडन जो ये 10 है, ये 10 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी ये आंसर होगा। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या दी हुई है इसका गुणनखंडन 2 गुणनखंडन ऐसा नहीं है जिनके दोनों संख्याओं के बीच में 1 का अंतर है। ऐसा 2 गुणनखंडन ऐसे नहीं हो रहे हैं। तो अगर ऐसे 2 गुणनखंडन नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, श्रीधराचार्य का जो सूत्र है, यानी कि द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है, मूल निकालने का जो सूत्र होता है, द्विघात समीकरण का मूल निकालने का जो भी सूत्र होता है, उस फॉर्मूले के माध्यम से इसको हम लोग हल करते हैं। फॉर्मूला ये है कि अगर प्लस दिया रहे, अगर प्लस रहे तो हम लोग क्या करते हैं कि मान निकालने के लिए ए अगर दिया रहे तो ए का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 4a + 1 और फिर +1 अब बाई 2 का प्रयोग करते हैं। अगर ये माइनस चिन्ह में दिया रहे तो ए का मान निकालने के लिए हम लोग 4a + 1, ये तो प्लस हमेशा रहता है, 4a + 1 और यहाँ पर -1 कर देते हैं और बाई में 2। इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग ऐसे मान निकालते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये दिया हुआ है 3 है, तो इस आधार पर हम फाइंड आउट करेंगे। ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर हम करेंगे 4 × a का 3 और +1 √ और फिर +1 और बाई में 2। इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 12 = 13 √13 +1 बाई 2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + √13/2 या √13/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ आप ऑप्शन देखेंगे, ये पहला ऑप्शन जो है इसे मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम चूंकि इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन को देख करके, इस ऑप्शन को देख करके उस अनुसार इसका सॉल्यूशन किया जाता है। ऑप्शन जिस तरह से दिया होगा उसी के अनुसार चलेंगे। अगर ऑप्शन जो पूरे मान दिए होंगे उसका एक्यूरेट मान दिया रहेगा, बिल्कुल सही मान दिया रहेगा, तो हम लोग श्रीधराचार्य यानी कि द्विघात समीकरण का मूल का जो फॉर्मूला होता है, द्विघात समीकरण का मूल का जो भी फॉर्मूला है उससे निकालते हैं। अगर ऑप्शन इस तरह से दिए होंगे, इस तरह से दिए रहेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्या दी हुई रहती है, जो यहाँ 5 दिया हुआ है, तो 5 से एक अधिक हम लोग क्या करेंगे, 6 मान लेंगे और 6 का 2 गुणनखंड ऐसे करेंगे कि उनके बीच 1 का अंतर है। तो 6 का 2 गुणनखंड 2 और 3 बनेंगे। तो इसका आंसर, इसका आंसर जो होगा यही होगा कि 2 और 3 के बीच में। अगर ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है तो इसका आंसर होगा 2 और 3 के बीच में। ऑप्शन देखेंगे 2 और 3 के बीच में है, तो ये आंसर होगा। तो इस तरह से और भी प्रश्न अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। इस चैनल पर हम इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आते हैं जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं और फिर कई बार पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आप नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।